स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय केडी सर पे। आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन सेल डिवीजन क्या है और किस तरह से होता है, कोशिका विभाजन क्यों ज़रूरी है और ये किस तरह से होता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है और दूसरे जीवधारियों के लिए, पौधों के लिए, जंतुओं के लिए, सब के लिए आवश्यक है। और कोशिका विभाजन अगर न हो तो ऐसी स्थिति के कारण जो जीवधारी हैं, चाहे वो जंतु हों चाहे पौधे हों, उनके शरीर का आकार और आकृति नहीं बढ़ेगी। उनका जैसा भी शेप और साइज रहेगा वो जीवन भर वैसा ही बना रहेगा। तो कोशिका विभाजन की वजह से ही जीवधारियों में वृद्धि और विकास होता है। जीवधारी का मतलब जंतु और पौधे दोनों की बात हो रही है। तो दोनों के अंदर वृद्धि और विकास की जो क्रिया होती है वो कोशिका में विभाजन के कारण ही होता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कोशिका विभाजन क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो कोशिका विभाजन का मतलब होता है जो एक कोशिका होगी, एक सिंगल सेल होगी, उसका कई कोशिकाओं में बट जाना, एक अकेली कोशिका का कई कोशिकाओं में बट जाना। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो सेशन में चर्चा किया था सेल साइकिल पे, कोशिका चक्र पे, और उसमें आपको बताया गया था कि जो कोशिका विभाजन की क्रिया होती है वो कोशिका की वृद्धि और विकास की वजह से शुरू होती है। तो जैसे हमारे परिवारों में बंटवारा होता है और परिवार में बंटवारा वृद्धि और विकास के कारण ही होता है, मतलब परिवार में जब ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं, ज़्यादा लोगों की संख्या परिवारों में, बच्चों की संख्या या फिर उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है, तो इस वजह से विभाजन की क्रिया होती है परिवार में भी। तो बंटवारा जैसे परिवार में जो कारण होते हैं वही सारे कारण, उसी तरह के कारण हमारी कोशिका के अंदर भी होते हैं। तो उसमें आपने 4 फेज पढ़ा था। जीवन फेज जिसे हम ग्रोथ फेज कहते हैं, और उसके बाद था यस फेज जिसे सिंथेटिक फेज कहते हैं, जिसमें जेनेटिक मटेरियल ये सब कुछ डबल हो जाता है। और उसके अलावा G2 फेज जो कि सेकेंड ग्रोथ फेज होती है, जिसमें प्रोटीन्स, सेल ऑर्गेनल्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म सब कुछ विभाजन के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका होता है। जो लास्ट वाली फेज थी, जो आपने M फेज लिखा था, उसी को माइटोटिक फेज कहते हैं, अर्थात विभाजन की अवस्था कहते हैं। तो उसी M फेज के अंदर, माइटोटिक फेज के अंदर ही कोशिकाएं विभाजन करती हैं। तो जो कोशिका विभाजन की M फेज होती है उसमें आपको मैंने बताया था पीमैट, पुरानी चटाई, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 सब स्टेजेज होती हैं जिसके द्वारा कोशिका 1 से 2 भागों में बंट जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जो कोशिका है वो विभाजन के लिए क्या क्या करती है। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो एक सिंगल सेल होती है वो विभाजन करने के लिए उसमें 2 स्टेजेज होती हैं। तो जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी स्टेज होती है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कोशिका के केंद्रक का विभाजन। कोशिका के केंद्रक का विभाजन क्या कहा जाएगा? केंद्रक विभाजन, और इंग्लिश में इसी के लिए टर्म यूज करते हैं कैरियोकाइनेसिस। और कोशिका द्रव्य का विभाजन माने कोशिका के अंदर का ये जो लिक्विड मैटर होता है इसके अंदर का, उसका विभाजन होना क्या कहलाएगा? साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो सेल्स डिवीजन टेक्स प्लेस इन जनरली 2 स्टेजेस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। तो कैरियोकाइनेसिस की जो क्रिया होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है कि प्रोफेज की शुरुआत होती है। प्रोफेज का मतलब सबसे पहली जो कोशिका विभाजन की अवस्था होती है इसमें प्रोफेज आता है, जिसे हिंदी में पूर्वावस्था कहते हैं। प्रोफेज के अंदर क्या होता है, जैसे ये आप फिगर एक देख रहे हैं, ये पूरी सेल का फिगर है और इसके अंदर ये जो डॉटेड लाइन में आपको दिखाया जा रहा है ये क्या है? इसका केंद्रक है, मतलब इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है, मतलब कोशिका झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली है, सॉरी, ये केंद्रक झिल्ली है जो जिसके अंदर केंद्रक में उपस्थित सभी मैटर पाए जाते हैं। अब सबसे पहले जो प्रोफेज वाली स्टेज होती है इसमें क्या होता है कि इसकी जो केंद्रिका है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और उसके अलावा इसका जो केंद्रक झिल्ली होती है ये गायब होने लगती है। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले जब हमारे परिवार में भी इसी तरह से बंटवारा होता है तो जो पुराना परिवार होगा, मतलब एक कंबाइंड फैमिली होगी, उसका जो मुख्य मालिक होगा, जो पुराना मालिक होगा, जब परिवार में बंटवारा होता है तो वो टूट सा जाता है, मतलब उसका जो मालिकाना हक होता है वो ख़त्म हो जाता है। और ऐसी कंडीशन की वजह से उसके सारे दायित्व, सारी जिम्मेदारियां धीरे धीरे ख़त्म होने लगती हैं। तो सेम उसी तरह से हमारी कोशिका भी जब विभाजन करती है तो कोशिका विभाजन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो केंद्रक झिल्ली होती है वो टूटने लगती है, मतलब नष्ट होने लगती है,
है और उसकी केंद्रिका भी समाप्त हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे मालिक हैं तो मालकिन लोग भी होंगे, मतलब उनकी बीबियां भी होंगी। तो जब परिवार का मालिक टूटेगा तो उसके साथ उसकी मालकिन भी टूट जाएगी, मतलब वो भी बिखर जाएगी। कहने का मतलब उसका भी दिल दिमाग जो होगा वो परिवार के बंटवारे के साथ टूटने लगता है, मतलब तकलीफ सी होती है। सेम इसी तरह से जो प्रोफेज होगा, प्रोफेज के अंदर केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली ये दोनों गायब होने लगते हैं, मतलब इनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब इनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमेटिन मैटर होता है, मतलब आप इसमें देख सकते हैं ये जो क्रोमेटिन मैटर है जिसे क्रोमेटिन धागा कहा जाएगा, थ्रेड कहा जाएगा, ये क्रोमेटिन धागा क्या करता है, जब प्रोफेज पूरी स्टेज कंप्लीट होती है तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा का पूरा संघनित होके सबसे पहले क्रोमेटिड बनाता है और बाद में ये गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इन प्रोफेज स्टेज ऑल टाइप ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल आर कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमेटिड एंड आफ्टर ऑल क्रोमोसोम. Nuclear membrane and nucleolus disappear in this stage and centriole are divided and migrate to the opposite pole. तो इसमें क्या होगा कि जो इसका तारक काय होगा वो विभाजन करने लगेगा और विपरीत ध्रुवों की तरफ ये जाने लगता है, मतलब इस तरह से यहाँ से खिसकते हुए ये नीचे की साइड में आ जाएगा, मतलब अपोजिट पोल पे आ जाता है। तो इस तरह से जो प्रोफेज है, प्रोफेज में क्या क्या हुआ कि इसकी केंद्रक और इसका केंद्रक झिल्ली और इसकी केंद्रिका ये दोनों गायब होने लगेंगे, डिसअपियर होने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर बनने लगेगा, सेंट्रियोल माइग्रेट करके विपरीत ध्रुवों की तरफ, मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव जैसे होते हैं अर्थ के अंदर, सेम उसी तरह से विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं। तो इस तरह से प्रोफेज में इतनी सारी कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाफेज को। मेटाफेज का मतलब होता है क्रोमोसोम की जो सबसे क्लियर स्टडी होती है, सबसे साफ सुथरी जो स्टडी होगी गुणसूत्र की, वो हम इसी मेटाफेज के अंदर कहते हैं। क्योंकि इसमें जो मेटा फेज होती है इसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं, मतलब जिसे आप ज्योग्राफी की भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाता है, मध्य में आ जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि क्रोमोसोम रीच्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन। तो जो गुणसूत्र होगा वो मेटाफेज के अंदर क्या करेगा, इसके अंदर स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से बन जाएंगे और सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे माइग्रेट कर चुका होगा और जो क्रोमोसोम होगा वो बिल्कुल कहाँ पे आ जाएगा, मध्य के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से जो सबसे बेहतर अवस्था होगी, जो सबसे बेहतर अवस्था होती है गुणसूत्रों के अध्ययन की, वो कौन सी स्टेज होती है, मेटाफेज होती है। तो नीट एग्ज़ाम के अंदर, ज़्यादातर नीट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुणसूत्र है इसका अध्ययन हम कोशिका विभाजन के किस स्टेज में करते हैं। तो जो मेटाफेज है उसी में क्रोमोसोम का बेस्ट स्टडी किया जाता है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है, गुणसूत्र हैं, वो मेटाफेज के अंदर सबसे बेहतर तरीके से क्लियरली बिल्कुल दिखने लगता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज की, जिसका नाम है एनाफेज। तो एनाफेज को इसे मध्यावस्था हिंदी में कहेंगे और एनाफेज को हम लोग कहेंगे पश्चावस्था, अर्थात ये लगभग अंतिम कंडीशन की स्टेज है। और ऐसी कंडीशन में जो ये क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम अभी अलग होने लगते हैं। इनके बीच में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर जो होगा, एक तरह से क्रोमोसोम जो होंगे उनके क्रोमेटिड से वो डिफरेंट होने लगेगा, वो अलग होने लगेगा और अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगेगा। इन क्रोमोसोम के बीच में क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट होने लगेगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो रिपल्सन जब इसमें लगेगा तो ऐसी कंडीशन की वजह से जो क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम क्रोमेटिड में कन्वर्ट होगा और क्रोमेटिड क्या करेंगे, अपोजिट पोल की तरफ माइग्रेट करने लगते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें 3 क्रोमेटिड आपको ऊपर वाली डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं, जबकि 3 क्रोमेटिड क्या है, नीचे डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से मेटाफेज के अंदर क्या हुआ, इन मेटाफेज स्टेज क्रोमोसोम्स रीच एट इक्वेटोरियल प्लेन एंड क्लियरली सीन। उसके अलावा जो ये एनाफेज होगा, एनाफेज के अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स डिवाइड एंड क्रोमेटिड्स क्रिएट रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन ईच अदर। तो इसमें जनरली क्या होगा कि जो क्रोमोसोम होगा उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करने लगता है। इस तरह से अगली स्टेज आती है जिसे हम लोग कहते हैं टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होगा वो अभी पूरी तरह से विपरीत ध्रुवों की तरफ जा चुका होगा
और फिर से वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा, क्रोमेटिड का जो फॉर्मेशन हुआ था उसके द्वारा अभी फिर से क्रोमेटिन मटेरियल का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो धीरे धीरे क्या करेगा, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और बाद में क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हुआ था प्रोफेज के अंदर, वो फिर से टेलोफेज के अंदर रीअपीयर होने लगता है। तो इसमें मैंने लिखा है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मटेरियल, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है, सॉरी, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स। मतलब इसमें क्या होगा कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और जो न्यूक्लियोलस होगा वो रीअपीयर होगा, पुनः दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से जो ये टेलोफेज है ये प्रोफेज की जस्ट अपोजिट होती है। तो इसमें सब कुछ गायब होता है और इसमें सब कुछ पुनः आ जाता है। तो कहने का मतलब ये परिवार के बंटवारे की अंतिम कंडीशन है। और यहाँ पे परिवार दो बन चुके होते हैं, दो मालिकों का निर्माण होने लगता है, दो परिवारों का निर्माण होने लगता है। और ऐसी कंडीशन के बाद अब उन बचती है ज़मीन जायदाद और उनका परिवार, जैसे माता पिता, ये सब बचते हैं। तो इसे आप साइटोकाइनेसिस समझ लीजिए। इन सब के बंटवारे को, ज़मीन जायदाद या माता पिता के बंटवारे भी लोग कर लेते हैं, इसे हम साइटोकाइनेसिस समझ लेंगे। तो साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा कि अभी दो फैमिली बन चुकी है, दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, केवल करना है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब ऐसी कंडीशन में एक स्टेज आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस दो तरीके से होता है। अगर कोई एनिमल सेल होगी तो उसमें क्या होगा कि जो उसकी सेल वाल होगी या सेल मेम्ब्रेन होगी वो बाहर की तरफ से क्या करेगी, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेगी। मतलब आउटर सरफेस से इनर साइड में वो क्या करेगी, इन्वेजिनेट करेगी, अंतर्वलन करेगी, अंदर की तरफ धसेगी और एक फरो का फॉर्मेशन करेगी। मतलब एक गैप जंक्शन बनाएगी और इस तरह से ये दो भागों में डिवाइड कर जाती है। अगर यही प्लांट सेल होती तो प्लांट सेल में क्या होता, बीच से एक सेल प्लेट बनती है जो कि आउटर साइड में डेवलप करती है, इनर साइड में स्टार्ट करके वो आउटर साइड में डेवलप करती है। तो इस तरह से साइटोकाइनेसिस होता है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर बाद में क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जस्ट साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसके बाद ये जो दोनों डॉटर सेल होती हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं, बिल्कुल समान होती हैं, इनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा जो माइटोसिस का कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया। एक बार इसे हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। प्रोफेज के अंदर क्या होगा, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका गायब हो जाएगी, बस इतना ही याद रखिए। और उसके अलावा जो क्रोमेटिन धागे होंगे वो संघनित होकर क्रोमेटिड और क्रोमोसोम का अंततः निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रियोल होते हैं वो प्रोफेज में ही डिवाइड करने लगते हैं और सेंट्रियोल मेटाफेज के अंदर अपोजिट पोल पर पहुंच चुके होते हैं, विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच चुके होते हैं। और जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम होता है, वो बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन पे, मतलब मध्य में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि एनाफेज के अंदर क्या होगा कि ये जो गुणसूत्र था मेटाफेज में, अभी ये डिवाइड करने लगेगा, दो भागों में बंटने लगेगा और क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्रोमेटिड क्या करेंगे, इनके बीच में रिपल्सन क्रिएट होगा, प्रतिकर्षण बल काम करेगा जो एक दूसरे को विपरीत दिशा में ढकेलेंगे। और ऐसी स्थिति में कुछ क्रोमेटिड ऊपर की तरफ तो कुछ नीचे की तरफ माइग्रेट करेंगे, माने अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे। बाद में क्या होगा, टेलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस फिर से रीअपीयर होगा और ये जो क्रोमेटिड यहाँ पे आपको दिख रहा था ये फिर से क्या करेगा, डीकॉइल कर जाएगा और फिर से ये क्रोमेटिन थ्रेड का फॉर्मेशन कर लेता है। लास्ट में क्या होता है कि साइटोकाइनेसिस वाली प्रोसेस होती है। इस तरह से कैरियोकाइनेसिस इन 4 स्टेजेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर होगी साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, जिसमें इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो 2 इक्वल हाफ में, 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ऐसा एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर होता है। एनिमल सेल में क्या होगा, फरो का फॉर्मेशन होगा। ये जो अंदर की तरफ धसी हुई संरचना है इसे फरो कहेंगे। मतलब ये क्या करेगा, अंदर की तरफ जो इसका साइटोप्लाज्म होगा इन्वेजिनेट करेगा। जबकि अगर यही प्लांट सेल होती तो इसमें सेल प्लेट एक बन जाती, यहाँ पे एक पट्टी नुमा संरचना बन जाती और ये अंदर से बनती और बाहर की तरफ डेवलप करती। तो इस तरह से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों के अंदर। बाद में क्या होता है, 2 डॉटर सेल बिल्कुल हूबहू एक जैसी, एक समान क्लोन कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है।
तो जो माइटोसिस वाला कॉन्सेप्ट है इसमें इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वल माने बराबर, तो इक्वेशनल का मतलब समान तरह का विभाजन है। तो अब इसे माइटोसिस कहा जाता है, इसे सोमैटिक डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन का जो कॉन्सेप्ट था वो वाल्थर नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। इसी तरह से समसूत्री विभाजन का ही एक टाइप और होता है जिसे असूत्री विभाजन कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन इसमें जो माइटोसिस वाली प्रक्रिया होगी उसके अंदर क्या होगा कि दो इक्वल हाफ में सेल डिवाइड करेगी, बिल्कुल हूबहू दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी, जिसमें जो पेरेंट सेल और जो दो नई डॉटर सेल होंगी वो बिल्कुल क्लोन होंगी, एकदम सिमिलर होंगी, उनमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। जबकि जो असूत्री विभाजन होगा, एमाइटोसिस होगा, एमाइटोसिस के अंदर क्या होगा, इक्वल डिवीजन नहीं होता है। इसमें जो दो डॉटर सेल बनती हैं उसमें से कोई एक बड़ी तो दूसरी छोटी हो जाती है, मतलब दोनों बिल्कुल इक्वल डिवीजन नहीं करती हैं। और ऐसा खास करके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें एमाइटोसिस ज़्यादातर देखा जाता है। फिर हम बात करते हैं असूत्री अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन की। तो मियोसिस डिवीजन को डिस्कवर किया था फार्मर और मूरे नामक साइंटिस्ट ने। तो फार्मर और मूरे ने देखा कि ये जो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस डिवीजन है इसे रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, गुणसूत्रों की संख्या आधे ही हो जाती है। और यह विभाजन केवल जर्म सेल के अंदर होता है, जनन कोशिका के अंदर होता है। अर्थात जैसे मनुष्य में अंडाणु और शुक्राणु की जो कोशिकाएं बनती हैं वो इसी अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के कारण होती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा कि एक सेल से 4 सेल बनती है। यहाँ पे एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है इसमें मियोसिस के अंदर। जबकि माइटोसिस में क्या होगा, यहाँ पे एक सिंगल सेल से 2 सेल का निर्माण होता है। और यहाँ भी असूत्री वाले में भी एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, बट अंतर इतना है कि जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है, सब कुछ बराबर होता है, क्लोन होती हैं सेल्स, जबकि जो एमाइटोसिस है उसमें क्लोन नहीं होती हैं। इसके अलावा जो ये अर्धसूत्री मियोसिस वाला है इसमें क्या होगा, एक सेल से 4 सेल बनती है, चारों हैप्लॉइड होती हैं, क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। तो इस तरह से मियोसिस, माइटोसिस और एमाइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आज के इस वीडियो सेशन में हमने केवल माइटोसिस पे ज़्यादातर डिटेल स्टडी की है। अब अगले वीडियो सेशन में हम मियोसिस पे चर्चा करेंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसे भी हम सिंपल वे में समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।